जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिन क्वेश्चंस को साथियों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर साथियों इन सभी सवालों को देखकर चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा। तो ये साथियों एक ऐसा मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया गया है, फुल मॉक टेस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हर एक चीज आपकी कवर होगी। यानी कि इसमें हिंदी भी है, इसमें जीके जीएस भी, इसमें रीजनिंग भी, इसमें मैथ भी है। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हिंदी आपके सामने आएगी, उसके बाद जीके जीएस आपके सामने आएगी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। तो ये क्लास साथियों डेली होती है। डेली अगर आप एग्जाम तक इस क्लास को लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपका एग्जाम रुक जाए, आपका सिलेक्शन रुक जाए। चलिए तो साथियों सब कुछ हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। पहला सवाल है, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई गलती है, जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, यह मेरा सौभाग्य है कि, बिल्कुल सही है यहां तक, आप मेरे घर पधारे, ठीक है, और आपका दर्शन हुआ। देखिए आपका दर्शन हुआ नहीं होना चाहिए, आपके दर्शन हुए होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों, आपका दर्शन हुआ ये गलत हो जाएगा इसकी जगह पर, और आपके दर्शन हुए ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, ठीक है ना, अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। अब यहां पर अगर बात करें अनाज, ठीक है, अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है, नहीं अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। क्या आना चाहिए साथियों, की जाती है, ये आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत यहां पर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जब हम एसएससी जीडी की बात करते हैं ना, तो स्पेशली खाली जगह से संबंधित सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सभी सवालों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। यानी कि विज्ञान से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है मुझे बताइए, तो उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। जो विज्ञान से संबंध रखता है उसको वैज्ञानिक कहा जाएगा। उसके बाद देखिए, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। अब आपको बताना है कि वाक्य का वो भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए, देखिए सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, यानी कि से की जगह पर क्या आना चाहिए, में आना चाहिए। तो सूरज कुंड से ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अब आपको पर्यायवाची बताना है न्यून शब्द का। तो न्यून का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। न्यून का मतलब क्या होता है साथियों, कम और कम। तो मैं कहूंगा न्यून का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाए। कहते नहीं भाई न्यूनतम, ठीक है। चलिए, अगर न्यून का विलोम आपसे पूछा जाता तो आप साथियों अधिक बताते, लेकिन अगर आपसे न्यूनतम का क्या, न्यूनतम का विलोम आप अगर आपसे विलोम पूछा जाता तो आप साथियों अधिकतम बताते। क्या बताते, अधिकतम बताते। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि साध्य का विलोम क्या होगा मुझे बता दीजिए। तो अगर बात करें साध्य का विलोम क्या होगा साथियों, फटाफट यहां पर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए साध्य में आ लगा दो, छोटा आ लगा दो, विलोम बन जाएंगे, यानी कि साध्य का विलोम असाध्य हो जाएगा और असाध्य का विलोम साथियों साध्य हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो यहां पर अगर बात करें लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है, ये यहां पर बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है ना, ये यहां पर बिल्कुल सही हो जाता। तो रेखांकित खंड की अगर बात करें ये है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प आएगा, मैं कहूंगा भाई आएगा। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तालिका में, अब यहां पर साथियों अगर बात करें ना, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, रेखांकित खंड यहां पर तालिका है, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक विकल्प का चयन कीजिए। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, तो तालिका की जगह पर हम क्या चित्र लगा सकते हैं, सारणी लिख सकते हैं, पंक्ति या पत्र लिख सकते हैं। मैं कहूंगा सारणी इसकी जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए सफेद रंग आतंकवाद का प्रतीक होता है, नहीं। हिंसा का प्रतीक होता है, नहीं। शांति का प्रतीक होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सफेद रंग तो शांति का प्रतीक होता है। उसके बाद देखिए राम आजकल घर दौड़ से आता है, दौड़ से आता है नहीं होना चाहिए। तेज से आता है ये भी नहीं होना चाहिए। देर से आता है बिल्कुल साथियों ये यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। जोर से आता है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस खाली जगह में साथियों देखिए एसएससी जीडी में तकरीबन 2 से 3 सवाल आपके खाली जगह से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं खाली जगह से साथियों हर एक मॉक टेस्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन खाली जगह के कराता ही कराता हूं। अब उसके बाद देखिए साथियों दोपहर से पहले के समय के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए साथियों क्या होता है यहां पर आपका राइट आंसर। तो दोपहर से पहले का समय साथियों पूर्वाहन कहलाया जाता है।
है? क्या कहलाया जाता है? पूर्वाहन कहलाया जाता है। आधार का आपको बताना है साथियों विलोम क्या होगा। देखिए आधार के विलोम की अगर बात करें तो आधार का विलोम क्या होता है? निराधार होता है। क्या होता है साथियों? आधार का विलोम क्या होता है? निराधार होता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पार्वती की जब हम बात करें तो पार्वती शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विभा कहते हैं पार्वती को, नहीं प्रभा कहते हैं, नहीं साथियों। पार्वती की अगर बात करें तो गौरी कहते हैं, यानी कि पार्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? गौरी हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे अपर्णा, अपर्णा भी ये पार्वती का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए कौन सा है। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तोपची, ठीक है, ये तो तोपची लिखा हुआ गलत है, ये तोपची लिखा हुआ गलत है, तोपची शब्द होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फिर से सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए हिंदी की जब हम बात करते हैं ना साथियों एसएससी जीडी की हिंदी, तो इसमें बहुत अधिक चैप्टर नहीं है, बहुत चुनिंदा चैप्टर हैं। उन चैप्टर से ही साथियों आपके क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जीडी में। तो हिंदी के सेक्शन में 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन करना साथियों आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो को, जो कि डेली होती है साथियों टारगेट सिलेक्शन चैनल पर, अगर आप इस वीडियो को डेली देखते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी के सेक्शन में भी मैं आपका 20 में से 20 प्रश्न बिल्कुल सही करवा दूंगा। और रीजनिंग में आपको ऐसी पढ़ा दूंगा कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर ले। देखिए बिल्कुल सत्य बात कहता हूं, कोई इसमें साथियों एक तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैथ की जब हम बात करें, मैथ भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि 20/20 आप बहुत आराम से कर लीजिए। लेकिन मैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको जीके जीएस जितनी भी पढ़ा दूं, आप 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिलेक्शन लेना है ना साथियों। तो जीके के सेक्शन में अगर हम साथियों 20 में से कितने कर दें, अगर हम साथियों 13-14 भी कर दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारा टारगेट है साथियों वो तकरीबन साथियों 72 क्वेश्चंस का है। कितने में से? 80 क्वेश्चन में से तकरीबन 72-73 क्वेश्चंस का है। तो मैं कहूंगा अगर आप इस टारगेट को ऐसे अचीव करना चाहते हैं तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और बता दीजिए कि सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो ये तो ना समझी लिखा हुआ है, ये ना समझी लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये न समझी लिखा है, ये ना समझी लिखा, यहां पर जा आ गया जी है। मैं कहूंगा ना समझी कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। यहां पर अगर साथियों बात करें एसएससी जीडी के लिए आपके लिए एक पीडीएफ बनाई 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए जो भी आपके पीवाईक्यू है साथियों वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले जो पीवाईक्यू हुए थे ना वो फरवरी 2024 में हुए थे। तो फरवरी 2024 के अगर आपको हर एक प्रश्न का जवाब मालूम है, मैथ का हो रीजनिंग का हो, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम पेपर यहीं से आपका आएगा। तो ये पीडीएफ साथियों इन शिफ्ट्स के सॉल्यूशन यानी कि हल आपके लिए तैयार कर लिए गए हैं। ये हल सहित आपको पीडीएफ दी जाएगी, हल सहित आपको साथियों पीडीएफ दी जाएगी। तो अगर बात करते इनका आप लोग सॉल्यूशन जरूर देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। और आपको साथियों करंट अफेयर की पीडीएफ भी मैं दे रहा हूं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की। तो ये दोनों चीजें साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही। वैसे तो 200 इनका प्राइस मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कम से कम इसका प्राइस रखूं ताकि हर बच्चा इसको ले ले। तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए की ये पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक देखेंगे एसएससी जीडी पीडीएफ, उस लिंक पर जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो इस पीडीएफ को जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं इस सवाल की कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि गंगा नहाने का मतलब क्या होता है? धार्मिक हो जाना नहीं, तीर्थ यात्रा करना नहीं, कठिन कार्य पूरा करना। कहते नहीं भाई तुमने तो गंगा नहा ली, यानी कि तुमने एक कठिन काम पूरा कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि मक्खियां मारना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो मक्खियां मारने का मतलब होता है बेकार बैठना। क्या इसका मतलब होता है साथियों? बेकार बैठना इसका मतलब होता है। अब यहां पर अगर बात करें तो गद्यांश का क्वेश्चन है, ये भी गद्यांश का क्वेश्चन है। तो ये तो साथियों गद्यांश लिया नहीं गया और गद्यांश के क्वेश्चन दे दिए गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भूल हो जाती है सभी से। चलिए तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है ना। सभी साथियों बहुत टॉप लेवल के यहां पर सामान्य ज्ञान के मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं।
पहला सवाल है कह रहे कि मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं, यानी कि बेल मेटल की बात चल रही है। बेल मेटल जो मिश्र धातु होती है ना, इसमें तांबा होता है और टिन होता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी के सभी जीएस के बहुत ही टॉप लेवल के साथियों मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि सवाल आपके जो बनेंगे ना साथियों वो यहीं से बनेंगे। देखिए कह रहे हैं कि संविधान के किस संविधान संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को पेश किया था। तो मैं कहूंगा जीएसटी जो पेश की गई थी वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पेश की गई थी 2016 में। उसके बाद देखिए कह रहे कि मैथन बांध, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मैथन बांध कहां पर है साथियों, ये झारखंड में। ये कहां पर है मैथन बांध, झारखंड में है। उसके बाद देखिए गोवा के लोक गीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, बनवरह की बात चल रही है। यानी कि गोवा का एक लोकगीत है जिसका नाम है बनवरह, और ये एक तरीके से लोकगीत है ना जिसको आमतौर पर प्रियजनों यानी कि कोई अगर प्रिय होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक व्यक्त करने के लिए इसको गाया जाता है। बनवरह इस लोकगीत का नाम है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है, मुझे बताइए। तो ये तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। जो संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप है ना, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था, पांडुरंग वामन काणे की अगर बात करें तो इनको, ये संस्कृत के विद्वान थे और ऐसे संस्कृत के विद्वान थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो मैं कहूंगा यहां पर राउत नाच की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर किया जाता है, ये साथियों छत्तीसगढ़ में किया जाता है। चेरब नृत्य की अगर बात करें ये मिजोरम में किया जाता है। ये कहां पर साथियों किया जाता है, ये मिजोरम में किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओटम थुलाल की बात करें ये कहां पर किया जाता है, ये केरल में किया जाता है। और माच की अगर बात करें तो ये साथियों मध्य प्रदेश का एक तरीके से नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक जनवरी और फरवरी के बीच ग्वालियर के समीप प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है या लुधियाना। मैं कहूंगा साथियों जो किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक है ना, ये जनवरी और फरवरी के बीच लुधियाना के समीप हर साल आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी सूर्य की उत्पत्ति, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों वन लाइफ इज नॉट इनफ, क्या वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किसकी आत्मकथा है, तो यह कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। और ये कौन थे, ये पूर्व विदेश मंत्री थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। तो किसकी बात चल रही है साथियों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात चल रही है, यानी कि A.O. ह्यूम की बात चल रही है। इन्होंने ही सिविल सेवा अधिकारी थे, ऑफिसर थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सतपुड़ा की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो साथियों इस चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ चोटी इस चोटी का नाम है जो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि 1999 में किस भारतीय को मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओएशिनिया का ताज पहनाया गया था। तो किसको साथियों पहनाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। युक्तामुखी इनका नाम है और इनको पहनाया गया था। यानी कि सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए तो युक्तामुखी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि 1833 के चार्टर एक्ट ने कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, यानी कि कहां की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया था। तो मैं कहूंगा खाली जगह में यहां पर बंगाल आना चाहिए, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि खतौली यानी कि जो खतौली का युद्ध हुआ था यह 1517 में हुआ था। कह रहे कि इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया और उसे कैद कर लिया और फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया, बताइए।
तो यहां पर इब्राहिम लोदी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है साथियों? इब्राहिम लोदी की बात चल रही है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों कोक्सीक्स का भाग, यानी कि कोक्सीक्स की अगर बात करते ना तो ये तो रीढ़ का भाग है साथियों, कोक्सीक्स। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था, यानी कि किसकी बात चल रही है? समुद्रगुप्त की बात चल रही है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था ना वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र ही था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे फैरेड जो है ना, फैरेड ये किसकी इकाई है साथियों मुझे बताइए। तो फैरेड की अगर बात करते हैं तो ये तो धारिता की इकाई है, यानी कि फैरेड धारिता की इकाई है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए तो अब साथियों यहां पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? रीजनिंग के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। इन सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखना है और मुझे बताना है कैसे यहां पर क्या साथियों यहां पर आंसर आपका हो सकता है। चलिए तो पहला सवाल है, कह रहे 72, 18, 49, 24, 17 है, तो आपको बताना है 42, 36, 29, 31 से साथियों क्या बनाया जा सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर हम 72 को और 18 को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है साथियों? 72 प्लस 18 ऐसे जोड़ने 8 2 10 हो जाएगा, 0 लग गया, और ये 7 8 9 यानी कि 90 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ लेते, पहले जोड़ कर देखिए, ठीक है, पहले क्या करिए, पहले साथियों जोड़ कर देखिए। 24 17 तो 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि यहां पर 41 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया साथियों? 41 आपका आ जाएगा। अब इन दोनों की अगर बात की 41, इन दोनों को जरा घटाइए और देखिए 90 में से जब 41 को घटाया जाता है तो कितना बचता है? यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 49 आया ना, तो ये 49 आपका लिखा हुआ है। ऐसे ही इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, आपस में दोनों को घटा देना है। इसका जोड़ कितना निकलेगा? 6 2 8 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। इसका जोड़ कितना निकलेगा? 1 9 साथियों 10 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो दोनों को घटा दीजिए, 8 गया, 1 बचे, यानी कि 18 यहां पर आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? 18 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस सवाल को बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे कि एक निश्चित गुण भाषा में ROHIT को TQJKV लिखा जाता है, तो COUNTRI को Y को क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। देखिए यहां पर ये R है, R आपका होता है साथियों 18 पर, और यहां पर 20 है, 20 टी है, टी होता है साथियों 20 पर। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। उसी प्रकार O होता है 15 पर और Q होता है 17 पर, यानी कि यहां पर 2 बड़ा है। और H से J हुआ है 2 बड़ा है, I से K हुआ है 2 बड़ा है, T से B हुआ 2 बड़ा है, यानी कि सब में 2 बढ़ना मैं कहूंगा बिल्कुल लग तो यही रहा है। तो सी के साथियों बाद क्या आता है? डी ई, यानी कि यहां पर ई आ जाएगा। 2 बढ़ाएंगे साथियों, अच्छा एक काम करिए, वाई में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आता है? ए आता है। अब ए यहां पर नहीं है, ए यहां पर नहीं है, ए यहां पर है। आर में 2 बढ़ाएंगे साथियों 18 19 20, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो टी यहां पर भी है और टी यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साथियों टी में आप 20 बढ़ाएंगे, सॉरी 2 बढ़ाएंगे तो वी आ जाएगा। वी यहां पर नहीं है और वी आपका कहां पर है भाई? हाँ वी यहां पर है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सब में 2 2 2 2 बढ़ाना है और आपको आपका आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्या भाई? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, और कथन और निष्कर्ष वाला सवाल साथियों जरूर आपके एग्जाम में आता है। कम से कम 2 सवाल तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस सवाल को देखिए जरा, क्या कहा जा रहा है यहां पर? कहने के सभी नदियां पहाड़ हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई? ये नदियां हो गई। ये क्या हो गई? ये नदियां हो गई। कहने के सभी नदियां पहाड़ हैं, तो सभी नदियां क्या हो गई? सभी नदियां पहाड़ हो गई। उसके बाद कहने के सभी जंगल पहाड़ हैं, तो मैं कहूंगा साथियों जंगल आपके इसी में तो आएंगे, क्योंकि जंगल कहा गया है कि सभी जंगल पहाड़ है, तो भाई सभी जंगल पहाड़ हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष साथियों सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहा जा रहा है यहां पर आपसे कुछ जंगल नदी है, तो कुछ जंगल नदी हैं, मैं कहूंगा नदियां ये हैं, जंगल ये है, तो भाई कहां कुछ जंगल नदियां हो रहे हैं? कहने कि कोई जंगल नदी नहीं है, ठीक है, कोई जंगल नदी नहीं। अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक में कहा गया है कि कुछ जंगल नदी हैं और एक में कहा गया है कि कोई जंगल नदी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक बात ही तो सही होगी, कोई एक बात ही तो सही होगी। और कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कहा जाए कि ये कुछ ये हैं
और कोई कुछ ये नहीं है, तो आपको हमेशा कौन सा निष्कर्ष लगाना होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है जिसमें ये लिखा हो या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऐसा कहां पर यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आपको बताने के सबसे विषम यहां पर कौन सा हो सकता है, मुझे बताइए। 78 4, 72 6, 39 3, 56 4। देखिए अगर इसको हम कट करें तो 4 एकम 4, ठीक है, और ये 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 हो गया। इसको अगर कट करें 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया। इसको अगर कट करें 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो गया। इसको अगर कट करें साथियों 4 एकम 4, 3 जाएगा। अच्छा ये तो कट ही नहीं रहा है पूरा, लेकिन ये पूरा विभाजित हो गया, ये पूरा विभाजित हो गया, ये पूरा विभाजित हो गया, ये नहीं हो रहा है, तो ये सबसे विषम हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा। तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि MHZ है, क्या है साथियों, MHZ है, उसके बाद NGY है, उसके बाद OFX है, उसके बाद PEW। तो आपको बताने के उसके बाद कौन से 3 लेटर आ सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए M होता है 13 पर, N होता है 14 पर, O होता है 15 पर, P होता है 16 पर, तो जाहिर सी बात है 17 वाला आ जाएगा, 17 पर होता है Q। उसके बाद H होता है 8 पर, G होता है 7 पर, F होता है 6 पर, E होता है 5 पर, तो मैं कहूंगा 4 वाला आ जाएगा, 4 पर होता है D, और Z होता है 26 पर, Y 25 पर, X 24 पर, और ये 23 पर, और यानी कि 22 वाला आ जाएगा, तो 22 पर होता है V। तो अब आपको देखना है कि QDV कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा QDV तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है, कहा जा रहा है कि 37 है सबसे पहले, उसके बाद 26 आ गया है, फिर 39 आया है, उसके बाद 24 आया है, और फिर 41 आया है। आपको यहां पर यह बताना है कि इन नंबर्स की जो सीरीज चल रही है ना, उसके बाद ये वाला यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 22 26 23 या साथियों 25। अब देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगा, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है कि लॉजिक आखिर यहां पर क्या लगा है। अगर हम 37 से 26 पर जाएंगे तो हमें थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा, लेकिन अगर हम साथियों 37 से 39 पर जाएंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 बढ़ाना है। 39 से 41 पर जाएंगे, 2 बढ़ा, यानी कि यहां पर भी 2 बढ़ाया, यहां पर भी 2 बढ़ाया। उसी प्रकार 26 से 24 पर जाने पर 2 घटाया, तो मैं कहूंगा 24 से इस वाला नंबर प्राप्त करने के लिए हमें 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि 24 से 2 घटाएंगे तो यहां पर 22 आ जाएगा। तो क्या 22 आपका आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल यही लॉजिक लगा है, 22 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक गोल यानी कि एक सर्किल टाइप का आपके पास कागज का टुकड़ा है, उसको साथियों यहां से फोल्ड किया जाता है और इसका ये वाला साइड इस तरफ आ जाता है, यानी कि आपके पास अब एक ऐसी आकृति आ गई। अब इसको यहां से फोल्ड किया जाता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है, और अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ चुकी। कैसी आकृति आ चुकी है साथियों, ट्रायंगल टाइप की यहां पर आपके सामने एक आकृति आ चुकी। इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा पता क्या किया जाता है, अब यहां पर जो आपके पास एक, अब यहां से फोल्ड किया जाता है और ये एक ऐसी आकृति बना दी जाती है। अब किया यह जाता है कि यहां से एक कट लगाया जाता है ऐसा करके, तो जब साथियों इसको ओपन किया जाएगा तो ये कैसी दिखेगी, ऐसी 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 या ऐसी, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर एक कट लगा है, तो इसको जब साथियों ओपन करेंगे ना, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये कट साथियों मैं कह सकता हूं कि ये कट थोड़ा सा ऐसे करके भी आएगा, ठीक है, मतलब ये यहां पर हार्ट बन जाएगा। जब यहां पर हार्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर भी हार्ट बन जाएगा, और फिर एक करके साथियों यहां पर भी आपका हार्ट बन जाएगा, और यहां पर भी एक साथियों जो हृदय टाइप का बन जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा कि यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि यदि UPSIDE को 74 लिखा जाता है, SHAR के इसको साथियों उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इन सभी का टोटल 74 है। एक बार ट्राई कर लेते हैं साथियों, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। U 21 पर आता है, P 16 पर आता है, S 19 पर आता है, और I 9 पर आता है, D 4 पर आता है, और E 5 पर आता है। इसको टोटल करके क्या 74 आ रहा है, देखिए जरा, तो 5 4 9 9 9 18, ठीक है, और 18 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका एक काम कर लो तो साथियों 18 19 और 26, ठीक है, 18 19 16 और 21 आ जाएगा। इसको टोटल करिए जरा, 8 दूना 16, 17 17 18 19 20 21 22 23 24 24 2 लग गया, तो यहाँ पर साथियों 5 हो जाएगा, 6 7, यानी कि बिल्कुल 74 ईयर आ रहा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सब को टोटल कर देना है। S 19 पर आता है, H 8 पर आता है, A 1 पर आता है, R 18 पर आता है, K 11 पर आता है, S 19 पर आता है। इसको टोटल कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों 19 और ये
9 हो जाएगा, ठीक है 9, ये 28 बोले तो 27 हो गया, ये 27 और 11 यानी कि 37 38 हो गया, तो 38 और 19 दूना 38, ठीक है, एक ये 19 एक ये 19, तो इनको जोड़ लो साथियों 76 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें 76 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि उस आकृति यानी कि उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। प्रश्न आकृति ये है, आपको बताना है कि एक ऐसी शेप वाली आकृति यहां पर आपको दिख रही है, यहां पर आपको दिख रही है, यहां पर आपको दिख रही है, या यहां पर आपको दिख रही है, मुझे बताने की साथियों कोशिश करिए। देखिए मैं कहूंगा यहां पर तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है, और बी वाली की अगर बात करते यहां पर भी नहीं मुझे दिख रही है, ठीक। अगर बात करते साथियों कि यहां पर थोड़ा सा लग रहा है, देखिए ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, तो ऐसी आकृति ही तो यही आकृति बनी है, और यहां पर भी नहीं दिख रही। तो मैं कहूंगा ऑप्शन आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको थोड़ा सा और बड़ा साथियों मैं कर देता हूं। यहां पर देखिए अब आपको यह बताना है कि ये वैसे ही सवाल है, प्रश्न आकृति आपके सामने है। अच्छा ये प्रश्न आकृति नहीं, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल है, यानी कि अगर यहां पर दर्पण रखा जाता है, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, देखिए ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर दिख जाए। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर दर्पण रखा जाता है तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, बस इतनी सी बात आपको बताने। देखिए इसका मुंह किस तरफ है, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, तो मैं कहूंगा जब साथियों ये दर्पण में दिखाई देगी तो कुछ ऐसे करके साथियों दिखाई देगी, कुछ ऐसे करके दिखाई देगी, ठीक है ना। इसका मुंह अभी ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर गोला है तो यहां पर भी गोला दिखाई देगा, लेकिन यहां पर ट्रायंगल टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अच्छा इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह होना चाहिए। इसका भी मुंह ऊपर की तरफ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा साथियों आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और क्यों जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साथियों, सवाल में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि यहां पर जो आकृति आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, या ये वाली आएगी, मुझे बताइए। चलिए देखिए मैं कहूंगा साथियों कि ये जो लाइन ऐसे आ रही हैं, दो लाइनें ये ऐसे हैं, दो लाइनें यहां पर भी, तो दो लाइनें ऐसे करके आपकी आ जाएंगी, दो, और ये दो लाइनें यहां पर हैं, ठीक है, यहां पर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा यहां पर ये इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें इस टाइप की एक आकृति चाहिए, इस टाइप की आकृति, इस टाइप की, ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो मैं कहूंगा ये आंसर नहीं हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। देखिए जरा, दो लाइनें हमें चाहिए, दो लाइनें यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, उसके बाद साथियों ये जो दो लाइनें ऐसे गई हैं ना, उसके बाद ये दो लाइनें कुछ ऐसे करके आ जाएंगी, तो ऐसे दो लाइनें साथियों यहां पर है, ये यहां पर है, मैं कहूंगा यहां पर तो नहीं है, यहां पर है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि PRSQ को TVWU लिखा जाता है, तो उसी प्रकार IKLJ को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अगर यहां पर हम बात करें, ये आता है 16 पर, R आता है 18 पर, S आता है 19 पर, Q आता है साथियों 17 पर, T आता है 20 पर, V आता है 22 पर, और W आता है 23 पर, और U आता है 21 पर, ठीक है ना। अब यहां पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। I आता है ये वाला, I 9 पर आता है, K आता है 11 पर, L आता है 12 पर, और J आता है साथियों 10 पर। तो यहां पर 16 से 20 हुआ है 4 बढ़ाया गया, 18 से 22 हुआ है 4 बढ़ाया गया, 19 से 23 हुआ 4 बढ़ाया गया, 17 से 4 हुआ 4 बढ़ाया गया। तो यहां पर अगर 4 बढ़ाएं तो क्या क्या आ जाएगा साथियों, देखिए 13 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, और ये 14 आ जाएगा। यानी कि 13 पर होता है M, 15 पर होता है OP हो जाएगा, और साथियों N हो जाएगा। तो MOPN कहां पर लिखा हुआ है, MOPN ऑप्शन नंबर, अच्छा यहां पर MOPN ये भी है, MOPN ये भी है। अब मैटर यहां पर क्या है आप देखेंगे जरा कि बीच में दो कैपिटल हैं, बीच में दो कैपिटल हैं, तो यहां पर बीच में दो कैपिटल, यहां थे बीच में दो कैपिटल, यहां पर आ गए, बीच में दो कैपिटल होना चाहिए, तो बीच में दो कैपिटल यहां पर नहीं है, यहां पर हैं, तो मैं कहूंगा MOPN जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा।
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक इसमें से सबसे अलग है, यानी कि सबसे भिन्न है। तो भिन्न वाले का आपको चयन करना है। सबसे अलग क्या इसमें कार्गो होगा, ट्रॉली होगा, टेम्पो होगा या साथियों ट्रक होगा। देखिए जब इन तीनों की हम बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं माल ढोने के काम आता है। ट्रॉली पर माल लगाया जाता है, टेम्पो में भी साथियों हम लोग कह सकते हैं, ट्रक भी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं साथियों जो सड़क पर चलने वाली चीजें हैं। लेकिन जब हम कार्गो की बात चलते हैं ना, कार्गो की, तो कार्गो एक अलग चीज है। कार्गो जैसे कि जो जलीय रास्ता या हवाई रास्ते से जो माल जाता है ना, इसको कार्गो कहा जाता है। तो मैं कहूंगा सबसे विषम कौन सा है, सबसे भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 12 से यहां पर 156 बनाया गया है, यानी कि जो 12 से 156 बनाने में जो रूल लगा है वही रूल किस ऑप्शन में लगा है, इसमें, इसमें, इसमें या साथियों इसमें। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, आप देखेंगे कि भैया 12 गुणा 12 कितना होता है, 12 गुणा 12 144 होता है। तो अगर हम साथियों 12 की गुणा 13 से करके देखें कितना आएगा, देख लेते हैं साथियों कितना आएगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही आ जाना चाहिए। 12 3 36, 12 एकम 12, 6 आ गया, 5 आ गया, देखिए 156 आ गया। तो मैं कहूंगा कि यहां पर ये रूल लगा है, यानी कि जो ये नंबर है ना, इसकी गुणा इससे अगले वाले नंबर से कराना है। ठीक है, तो इसकी गुणा अगर 11 से कराएंगे तो भैया 110 होता है, ये 101 है। 15 की गुणा साथियों अगर हम 16 से करा देते हैं, क्या 15 की गुणा 16 से करा देते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 कम 6 9 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा 0। ये तो साथियों इतना नहीं बन रहा है, ठीक है ना, इतना साथियों 240 बन रहा है। इसकी अगर बात करें, बिल्कुल साथियों 10 की गुणा आप 11 से करोगे तो 110 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो रूल यहां पर लगा है वही रूल ऑप्शन नंबर सी वाले में लगा है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और देखकर बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक पंक्ति में लीला आगे से 18वीं है, यानी कि एक पंक्ति हम बना लेते हैं साथों ऐसे करके, और आगे से यानी कि आगे वाला ये हो जाएगा, पीछे वाला ये हो जाएगा, तो आगे से 18वीं है। तो मैं कहूंगा साथियों कहीं यहां पर 18वीं रैंक आ रही होगी ऊपर से, और यहां पर कौन है साथियों, यहां पर लिली है। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी, कहिए बिल्कुल क्लियर होगी कि पंक्ति में लिली आगे से 18वें नंबर पर है, यानी कि जबकि मिनी पीछे से 16वीं है। तो अगर हम मान लेते हैं साथियों यहां पर क्या, अगर इसको यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 16, तो ये मिनी जो है ना, मिनी है ना, हाँ बिल्कुल मिनी है, तो मिनी साथियों 16वें नंबर पर है। यानी कि अगर इसको इधर से काउंट करते हैं तो लिली 18वें पर है, और इसको इधर से काउंट करते हैं तो लिली 16वें नंबर पर है। और कहने कि यदि निशा आगे से 25वीं है, अब देखिए यानी कि यहां से 25वीं है, तो जब 1 से काउंट करोगे तो मान लीजिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करें 25वीं है, देखिए ये 18वीं हो गई, 18वीं 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि कहीं यहां पर निशा आएगी। क्या कहीं यहां पर निशा आएगी? निशा का नाम इधर ना लिख के इधर लिख दो साथियों, निशा यहां पर आएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये 25वां हो जाएगा, यानी कि इधर से ये 25वां है। उसके बाद कह रहे कि और लिली, यानी कि ये लिली और लिली मिनी के ठीक बीच में है। क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि निशा आगे से 25वीं है और वह यानी कि निशा लिली और मिनी के ठीक बीच में है, यानी कि लिली और निशा के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग निशा और मिनी के बीच में है। कहने का मतलब ये है, तो कितने लोग बीच में देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि तो 6 लोग साथियों निशा और मिनी के बीच में हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गए। तो पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये अगर हम यहां से स्टार्ट करें, मान लीजिए यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये लिली तक 18 लोग हो गए ना, लिली तक 18 लोग हो गए। और ये कितने लोग लिली और निशा के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो साथियों 6 कर दिया, प्लस एक निशा का स्थान हो जाएगा, एक निशा का स्थान हो गया, और निशा और मिनी के बीच में भी 6 लोग हैं साथियों, 6 हो गए। और इधर से करोगे मिनी, मैं मिनी के 1 से लेकर 16 तक ये है, तो 16 प्लस कर दो, टोटल बता दो कितने लोग हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, 6 और 1 7 और 6 13, यानी कि ये 13 हो गए। तो आप जोड़ दो 13 18 और 16 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 14 15 16 17। ठीक है ना, तो ये 17 का 7 आ गया, एक हासिल का लग गया 4, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे, 47 लोग होंगे। तो 47 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि मधुमक्खियों का संबंध जैसे हम से है, वैसे ही सांप का संबंध किससे होगा। देखिए मधुमक्खियों की आवाज को कहा जाता है हम,
क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की आवाज को हम्म कहा जाएगा, तो सांप की आवाज को क्या कहा जाएगा? हिस्स कहा जाएगा। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। शेर की अगर बात करें गर्जना, तो हाथी क्या भौंकता है, चीखना है या चिंघाड़ता है या साथियों घुरघुर करता है? तो मैं कहूंगा शेर गर्जता है, गर्जना करता है, उसकी आवाज है एक तरीके से। तो हाथी की बात करें साथियों, चिंघाड़ना यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर आपसे, यहां पर कहा जा रहा है साथियों कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है, तो उस अलग वाले का आपको क्या करना है? आपको चयन करना है। देखिए सी जो होता है वो 3 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर होता है, जी की बात करें 7 पर होता है, जे 10 पर होता है, एम 13 पर होता है, टी की बात करें 20 पर, डब्ल्यू 23 पर और साथियों जेड 26 पर होता है, डी 4 पर, जी 7 पर, साथियों ये 10 पर होता है। तो यहां पर अगर बात करें क्या सबसे अलग है साथियों, मुझे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो गया है 3 बढ़ाया गया, यहां पर 4 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर भी 3 बढ़ाया गया है, यहां पर 3 और यहां पर भी 3 बढ़ाया गया, यहां पर 3 और यहां पर 3 बढ़ाया गया है। तो जो यहां लॉजिक लगा वही लॉजिक यहां लगा और वही लॉजिक यहां लगा, लेकिन यहां अलग लॉजिक लगा। यहां 3 बढ़ाने के बाद 4 बढ़ाया गया, बाकी सब में 3 बढ़ाने के बाद 3 ही बढ़ाया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि लड़कियां स्वस्थ ट्रेन, तो इनका सबसे अच्छा आरेख जो बन सकता है साथियों वो मुझे बता दीजिए। मान लीजिए ये लड़कियां हो गई, ये लड़कियां हो गई, और कुछ लड़कियां मान लीजिए हम कह सकते हैं स्वस्थ हैं, तो कुछ लड़कियां स्वस्थ हो गई। लेकिन ना लड़कियां कभी ट्रेन होती हैं, ना स्वस्थ कभी ट्रेन होती है, ना ट्रेन कभी स्वस्थ होती है। तो कुछ ऐसे करके डायग्राम कहां पर बना है? मैं कहूंगा यहां पर बना है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों कि यहां पर सबसे पहले 1331 है, उसके बाद 121 आ गया, उसके बाद 2197 आ गया और उसके बाद 169 आ गया, उसके बाद 3375 आ गया। तो अब आपको बताने के अगला नंबर साथियों कौन सा होगा, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर हम साथियों थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें, हमें इतना पता है कि 11 का ये स्क्वायर होता है, ये होता है साथियों 13 का स्क्वायर, और 1331 की बात करते हैं तो ये तो 13 का क्यूब होता है। क्या ये 13 का क्यूब होता है? मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि पहले 11 का क्यूब, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 13 का क्यूब, फिर 13 का स्क्वायर। तो अब यहां पर मेरे हिसाब से कौन सा नंबर आएगा? 11, 12 को छोड़ा 13 आ गया, 14 को छोड़ा 15 आ जाएगा, यानी कि ये 15 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, 15 का साथियों क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? मैं कहूंगा 225 होता है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए साथियों, बहुत शानदार सवाल है और बहुत सारे रहस्यमय कॉन्सेप्ट साथियों छुपे हैं इस सवाल में। इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर देखिएगा। चलिए तो क्या है साथियों, इस सवाल को देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। इस सवाल में कह रहे कि ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि एक वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों का एक वृत्त है। कह रहे कि ई जो है ना, ई ये एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई के बारे में बात चल रही, मान लीजिए ई को अगर हम यहां पर बना दें तो ई जो है ना ये एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एफ जाहिर सी बात है यहां पर बनेगा। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर ई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि और ई जो है ना, ई ये ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कहने के बी जो जी या ई, बी जो है ना, बी जी जो ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है के दाएं से तीसरे स्थान पर है और बी के दाएं से दूसरे स्थान पर सी है। तो अगर हम यहां पर साथों थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, क्या बी के दाएं से दूसरे स्थान पर सी है, तो अगर हम साथियों यहां पर बी को अगर हम यहां पर बनाते हैं, ठीक है, बी को अगर हम यहां पर बनाते तो सी हमारा यहां पर बनेगी। अगर मान लीजिए बी को हम यहां पर बना दे तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर सी है, यानी कि सी यहां पर बन जाएगी। उसके बाद कहने के ए के ठीक बाएं और एच के बाएं से तीसरा डी है, ठीक है, ए के ठीक बाएं डी है, तो ए के ठीक बाएं डी है, यानी कि डी साथियों यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ए के ठीक बाएं डी है और एच के बाएं तीसरा है। एच की अगर बात करें साथियों, एच के बाएं से तीसरा है, तो एच के बाएं से तीसरे की अगर बात करें किसकी, अच्छा एक सेकंड यहां पर, अच्छा यहां पर देखिए ए के ठीक बाएं है, तो ये तो दायां होता है ना, इधर वाला दायां होता है, ये मुझसे छोटी सी गलती हो गई। तो
तो ए के बाएं डी है ना, तो डी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों कि ए के ठीक डी जो है ना, डी ये ए के तो ठीक बाएं है, लेकिन डी जो है ना ये एच के बाएं से तीसरा है, तो एच यहीं पर ही तो बनाएंगे। ठीक, एच के बाएं से तीसरा हो जाएगा डी। इतनी बात क्लियर है। अब बचा कौन साथियों, जी बचा, जी यहां पर आ जाएगा। तो पूछा गया सी के दाएं से पांचवा कौन है, सी के दाएं से साथियों पांचवा कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी कि ई हो जाएगा। तो ई अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर ई है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, कह रहे कि क्यू का अर्थ है प्लस, यानी कि जहां पर आपको क्यू देखने को मिले प्लस लिख देना। वाई का अर्थ है माइनस, जहां पर आपको वाई देखने को मिले माइनस लिख देना। और जेड की बात करें साथियों तो भाग लिख देना, और पी की अगर बात करें तो गुणा लिख देना। अब नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, 21 है, 5 है, 2 है, 21 है साथियों, 3 है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्यू का मतलब क्या, क्यू का मतलब प्लस है तो यहां पर प्लस आ जाएगा। पी की बात करें, पी का मतलब गुणा, गुणा आ जाएगा। उसके बाद साथियों 2 वाई है, वाई का मतलब माइनस है। और जेड की बात करें, जेड का मतलब भाग होगा। तो सबसे पहले भाग को अगर सॉल्व करें, 3 1 3 3 7 21 यानी कि इसकी जगह पर 7 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करें तो 5 दूना 10 आ गया, प्लस आपका 21 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो 31 माइनस 7 आ जाएगा। अब 31 में से अगर 7 घटाते हैं तो मैं कहूंगा 24 आता है। ठीक है, तो 24 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 24 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, ये तो बहुत छोटा है साथियों, इसको मैं जूम कर लेता हूं। देखिए, इसको मैं क्या कर लेता हूं साथियों, इसको मैं आपके लिए जूम कर लेता हूं यहां पर। अब देखते हैं क्या आ जाता है, आ जाता है। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा आपके सामने। कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। आपको कथन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष आपको बिल्कुल सही लग रहे हैं और कौन से निष्कर्ष आपको गलत लग रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, कहने कि कुछ रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है। तो अगर हम बात करें साथियों, ये क्या हो जाएंगे, ये रैखिक समीकरण हो जाएंगे। शॉर्ट में लिख दिया है रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण। मान लीजिए इतने रैखिक समीकरण क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण हो जाएंगे। ठीक है ना, कहने के सभी द्विघात समीकरण, यानी कि ये सभी द्विघात समीकरण, ये सभी द्विघात समीकरण बीजगणितीय समीकरण हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत है। तो कहने के सभी रैखिक समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। सभी रैखिक समीकरण क्या बीजगणितीय समीकरण है, मैं कहूंगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ रैखिक समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। उसके बाद कहने के कुछ बीजगणितीय समीकरण, यानी कि कुछ बीजगणितीय समीकरण, कुछ बीजगणितीय समीकरण रैखिक समीकरण है। बिल्कुल साथियों, इतने बीजगणितीय समीकरण रैखिक समीकरण है, तो ये आपका सही हो गया। इसको देखिए, कुछ बीजगणितीय समीकरण, कुछ बीजगणितीय समीकरण द्विघात समीकरण, बिल्कुल साथियों इतने बीजगणितीय समीकरण द्विघात समीकरण, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी द्विघात समीकरण रेखिकीय समीकरण है। सभी द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण, मैं कहूंगा नहीं, कुछ द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा वाला आपका जो निष्कर्ष है ये बिल्कुल अनुसरण करता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने साथियों, ठीक है ना, अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन साथियों शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और अपने स्कोर को साथियों आकिएगा कि कितने मैथ के क्वेश्चंस आप यहां पर बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से जो है ना वो कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा सवाल उससे भी शानदार है। पहले सवाल में साथियों कहा गया है, इसको बहुत आराम से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी, इनमें से सभी में से सबसे बड़ा कौन सा है। क्या अगर 400 रुपए अंकित मूल्य पर 8%, यानी कि अगर अंकित मूल्य 400 रुपए है और इस 400 रुपए पर 8% की छूट दी जाती है, तो ये सबसे बड़ा होगा। या 240 रुपए पर अंकित मूल्य पर, यानी कि 240 रुपए पर 12% की छूट दी जाती है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों, में निकालना पड़ेगा 8% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 92% में बेचा जाता है। 2 0 से 2 0 कट गए, 92 चौक कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 9 चौक आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगी। तो 368 आ गया। इसकी अगर बात करें साथियों, 240 का 12%, यानी कि साथियों मैं कहूंगा 88% में, तो इस 0 से आपका ये
जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक और 2 पंजे हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब इसको अगर कट करेंगे साथियों, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो अगर हम साथियों 44 की गुणा 4.8 से करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 बोले तो 35 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 17 हो गया, यानी कि 2 आ गया, 11 आ गया, यहां पर 11 यानी कि यहां पर कितना आ गया साथियों, 2 आ जाएगा। मैं कहूंगा साथियों 200 कितना हो जाएगा, 11.2 करके हो जाएगा। अच्छा, ये अभी बड़ा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, 500 का 7% की अगर बात करें, अब देखिए अगर 500 का ये 10% होता, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। 500 का अगर 7 बोले तो 93% निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 नीम 45 बोले तो 46 हो जाएगा। अभी भी अब साथियों ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी तक हमें ये सबसे बड़ा नजर आया है। इसकी बात करें साथियों 320 का, अब देखिए ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अगर 320 का 10% छूट दोगे तो वो 320 से कम आएगा। मैं कहूंगा सबसे बड़ा यहां पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, और ऑप्शन नंबर सी वाला होगा तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चंस अगर आपने कर दिए जिसमें सभी बच्चों को अधिक समय लग रहा है तो आप लाखों हजारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ये समझ लीजिए, क्या आगे निकल जाएंगे साथियों, लाखों हजारों बच्चों से। इस सवाल की अगर बात करें करके, संजय ने अपनी मध्य अवधि परीक्षा में 150 में से 75% वार्षिक परीक्षा में, अच्छा देखिए वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 अंक प्राप्त किए, उसके अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि जो उसकी मेडवल परीक्षा थी ना साथियों, कह सकते हैं हाफ अर्ली वाली परीक्षा थी, तो उसने 150 में से 75% अंक प्राप्त किए। मैं कह सकता हूं उसने 50% अंक प्राप्त किए, और वार्षिक एनुअल एग्जाम में उसने 150 में से 105 अंक प्राप्त किए। तो इसका तो हमने निकाल लिया कि ये आधा है तो 50% होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा नहीं निकाल पाएंगे। तो 105 को प्रतिशत में बदल लीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 50 तियां 50 दुना 3 तियां 3 पंजे यानी कि 35 दुना 70 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों कि उसने हाफ अर्ली एग्जाम में 50% अंक प्राप्त किए थे, एनुअल एग्जाम में 70% अंक प्राप्त किए थे। उसके अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है साथियों 20 की। तो ये 20 आंसर ना लगा देना, 20 को आपको प्रतिशत में बदलना है। 20 बड़ा है, किससे बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो 50 यहां पर आ जाएगा। 50 से कम 50, 50 दुना 100 यानी कि 20 दुना आपका 40 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि उसके अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथियों, 40% की वृद्धि हुई है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, कह रहे कि 16 भाग 4 गुणा 4 भाग 4। देखिए ये तो ऐसे ही कट जाएगा साथियों, इसकी जगह पर 4 आ जाएगा, गुणा 4 और ये साथियों भाग 4 है, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, फिर 4 आ गया तो इसको कट करेंगे, फिर 4 आ जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यापारी के द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर प्राप्त किया गया लाभ 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसका क्या पूछा जा रहा है, उसका लाभ साथियों क्या होगा, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी गई है। तो इस सवाल को साथियों देखिए और जरा मुझे बताइए कि इस सवाल का सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, आंसर क्या हो सकता है इस सवाल का। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि किसी व्यापारी के द्वारा इतना कपड़ा बेचा जाता है तो उसको इतने कपड़े के बेचने के मूल्य के आधार पर उसको साथियों लाभ होता है, तो पता क्या करना है, लाभ आपका हुआ है 5 मीटर का, तो 5 मीटर का लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और नीचे आप पता क्या निकलेंगे, नीचे लिखेंगे साथियों विक्रय मूल्य। क्या विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और प्लस साथियों क्या कर देंगे, जितने का प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, प्रॉफिट वो घटा देंगे। तो मैं कहूंगा 500 बटे क्या आ जाएगा, यहां पर 40 आ जाएगा। अरे भाई विक्रय मूल्य है कितना बेचने पर, 45 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहां पर 40 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, और आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 12.5% लाभ होगा, और ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक टैंक को भरने में इनलेट पाइप को 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि जो इनलेट पाइप है ना, ठीक है, इनलेट पाइप है ये 8 घंटे का समय लेता है भरने में। और कहने के एक आउटलेट पार्ट है, क्या है साथियों, आउटलेट है पाइप है,
आउटलेट पाइप जो है ना ये खाली करता है, ये 12 घंटे में खाली करता है, यानी कि ये खाली करने का काम करता है, ये भरने का काम करता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी कि एक खाली भी कर रहा है एक भर भी रहा है, तो कहेंगे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसा सवाल है तो आप सबसे पहला स्टेप लेंगे कि एक ऐसा नंबर यहां पर लिखेंगे जो कि 8 के पहाड़े में भी आए 12 के पहाड़े में भी आए, सबसे छोटा वो नंबर होना चाहिए जो 8 के पहाड़े में है 12 के पहाड़े में है। अब कितनी कितनी बार में जाएगा उसको लिखिए, 8 तियां 24 तो 3 आ जाएगा, 12 दूना 24 तो ये आ जाएगा। ये हम इसलिए लिखते हैं, कहने का मतलब यह है कि इनलेट वाला पाइप अगर 3 लीटर पानी भरेगा तो आउटलेट वाला पाइप कितने लीटर पानी खाली करेगा 2 लीटर पानी खाली करेगा। और ये वाला नंबर क्या होता है, टोटल पानी। ये है साथियों कि उसमें टोटल पानी इतना आएगा, टोटल पानी इतना आएगा, 24 लीटर पानी आएगा। तो जब 3 लीटर एक ही और दोनों एक साथ चल रहे हैं तो 3 लीटर भर रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है, तो 1 लीटर 1 घंटे में 1 लीटर ही तो भर पा रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर ही तो भर पा रहा है। तो जब 24 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, तो मैं कहूंगा 24 घंटे ही तो लगेंगे पूरा भरने में, तो 24 घंटे लगेंगे, इसलिए आंसर आपका 24 घंटे हो जाएगा, जो कहां पर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि कितने समय में 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों इस सवाल को बताइए, देखिए कितने समय में, यानी कि ये क्लियर हो गया, समय आपसे पूछा जा रहा है। दर कितनी है, दर साथियों 12% है, दर भी क्या, तो कह रहे कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि 2 गुनी हो जाती है। यानी कि अगर साथियों मूलधन मान लीजिए x है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि एसआई क्या होता है, तो एसआई होता है a माइनस पी। ए कितना है साथियों 2x है और p कितना है -x है, तो मैं कहूंगा -x नहीं, मतलब माइनस यहां पर आएगा, तो दोनों को घटाएंगे, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपसे समय पूछा गया, समय का फॉर्मूला होता है साथियों क्या, एसआई गुणा 100, एसआई गुणा 100, तो टी तो आ गया है, p गुणा r यहां पर आ जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, साधारण ब्याज कितना निकाला, x निकाला, गुणा 100 हो जाएगा। p कितना है साथियों, px है, और r कितना है, r 12% है। इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे 2 से 50 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और कट करेंगे साथियों 25 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि कितना समय निकला आपका, 25/3 वर्ष निकले। इसको जरा सही ढंग से लिखें तो 3 सही, 3 7 21, 3 8 आपका 24 हो जाएगा, बचा 1 वो यहां पर आ गया, यानी कि 8 सही 1/3 वर्ष आंसर आपका होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, 8 सही 1/3 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 30 व्यक्ति 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा कार्य के किस भाग को पूरा किया जा सकता है। सिंपल सा सवाल है, 30 व्यक्ति हैं, 30 दिन में एक काम करते हैं, एक काम को किया जाता है। यहां पर हमेशा काम आएगा, अगर यहां पर आता आधा काम आता तो हम 1/2 लिखते हैं यहां पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरा काम करा जा रहा है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि तो याद कीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के किस भाग को पूरा किया जाएगा। मैं यहां पर साथियों क्या कह सकता हूं, मैं कहूंगा कि x काम किया जा सकता है, यानी कि 30 दिन में 30 व्यक्ति एक काम करते हैं, तो एक दिन में एक व्यक्ति मान लीजिए x काम करेगा, तो अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, काम आपका हो जाएगा। चलिए क्या हम करेंगे साथियों, ये तो एक यहां पर आ जाएगी, एक यहां पर आ जाएगा, यानी कि अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें तो ये तो कितना आ गया, 3 3 9, यानी कि 900 आ गया। ठीक है, और मैं कह सकता हूं साथियों ये क्या आ गया, ये आपका ये आ गया। हमें निकालना है x की वैल्यू, तो आप ये काम कर सकते हो कि x बराबर क्या कर सकते हो, 1/900 कर सकते हो। अरे भाई जब 1/x बराबर 900 है तो x बराबर 1/900 ही तो होगा। तो मैं कहूंगा क्या कि एक व्यक्ति एक दिन में कार्य के किस भाग को पूरा किया जा सकता है, तो साथियों 1/900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि 5 + 5 + 5 ऐसे 200 बार तक है, यानी कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे 205 5 5 हैं, कहने का मतलब ये। उसके बाद कहने के 8 + 8 + 8 ऐसे 100 बार हैं, तो इन सभी का औसत कितना हो जाएगा मुझे बताइए। देखिए सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें, 5 कितनी बार है, 200 बार है।
5 200 बार है, तो अगर हम इनका योग ज्ञात करें तो 5 की गुणा 200 से करा लीजिए। 5 दूना 10 यानी कि 1000 हो गया। तो इसका योग कितना आ गया? पूरे का 1000 आ गया इसका योग। इसका योग भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 8 + 8 + 8 ये 100 बार है, तो 8 की गुणा साथियों 100 से करा लीजिए। कितना आ गया? 800 आ गया। 800 आ गया तो कह रहे हैं कि इनका औसत बताइए। तो औसत बताने के लिए इनका योग को प्लस करिए। 1000 800 1800 हो गया ये आपका। आपको पता है कि नीचे आती है संख्याओं की संख्या, तो यहां पर कितनी बार संख्याएं हैं? 200 बार संख्याएं हैं। यहां पर कितनी बार संख्या है? 100 बार संख्या, यानी कि कुल मिला के 300 संख्याएं हो गई। तो इनको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 18 हो जाएगा, यानी कि औसत इनका क्या निकलेगा साथियों? 6 निकलेगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहने के दिया गया वृत्त आलेख एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के व्यय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है साथियों? एक व्यय को दर्शाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की जाने वाली कुल राशि 18,000 है, कितनी है साथियों? 18,000 है। तो क्रिकेट पर व्यय की जाने वाली धनराशि फुटबॉल पर व्यय की जाने वाली धनराशि से कितनी अधिक होगी? यानी कि सबसे पहले आपको देखिए ये 360 डिग्री है, इन 63 54 81 162 को जोड़ोगे ना तो 360 डिग्री आएगा। अगर बात करें साथियों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ना ये साथियों, अब देखिए पूछी क्या क्या गई है। आपको चाहिए है सिर्फ फुटबॉल की, तो फुटबॉल की अगर बात करें, फुटबॉल साथियों ये हो जाएगी, ये आपकी फुटबॉल हो गई, ये फुटबॉल हो गई। और क्रिकेट की अगर साथियों बात करें ना, क्रिकेट इसमें क्रिकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो क्रिकेट की अगर बात करें साथियों, क्रिकेट की आपकी ये हो जाएगी 81, ये क्रिकेट की हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बताने की कोशिश करें कि 18,000 कुल है, तो क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय की गई, तो 18,000 क्रिकेट पर कितनी राशि व्यय की गई है? 81 डिग्री की गई है। तो ये 360 है ना, तो 360 नीचे आ जाएगा, ये तो आपकी आ जाएगी क्रिकेट पर। ठीक है, तो इसको निकालने की कोशिश कीजिए। 9 × 9 = 81 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 0 आ गया। यानी कि 450 की गुणा 9 से जरा करा लीजिए, तो साथियों 9 से गुणा करा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 4 × 9 = 36 और 40 हो जाएगा। यानी कि क्रिकेट पर जो राशि व्यय की गई है वो 4050 है। अब यहां पर साथियों फुटबॉल पर कितनी राशि व्यय की गई ये जरा देख लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 54 डिग्री की गई है, तो 54 बटे क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 चौक आपका 36 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ गया और 2 जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी कि 450 आ गया। तो अब आपको साथियों क्या कराना है? 45 की गुणा 6 से कराना है, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 25, 26, 27, यानी कि 2700 ये आ गया है। तो अब आप ये बता दीजिए कि साथियों ये जो है ना इससे कितना अधिक है, तो इनको डिफरेंस ही तो कराना पड़ेगा। 5 में से 0 गया, 5 आया और यहां पर 13 आया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्रिकेट पर व्यय की जाने वाली धनराशि जो ये है, फुटबॉल पर व्यय की जाने वाली धनराशि से जो ये है, इससे कितना अधिक है? 1350 अधिक है। तो 1350 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर साथियों क्या हो सकता है। कहने कि अजय स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी नाव चला सकता है। चलिए, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए अगर साथियों स्थिर जल, अगर स्थिर जल में चाल जो है ना वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या है? धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि धारा के साथ साथ चाल क्या है, तो धारा के साथ साथ चाल, देखिए ये तो नाव की चाल है स्थिर जल में, और अगर धारा भी जाने लगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो साथियों 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चाल आपके पास आ गई, चाल कितनी हो गई? चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि तब धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ साथ अगर नाव जाती है तो 30 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी बताई गई है? दूरी साथियों 30 किलोमीटर की बताई गई है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा साथियों समय जा रहा है। तो आपको तो पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी गुणा चाल। तो दूरी कितनी है साथियों? दूरी 10 है और चाल कितनी है? चाल 30 है। तो साथियों हमें समय कैसे निकाल जाएंगे? यहां पर
अच्छा सॉरी, दूरी बराबर होता है, ये सूत्र मैंने गलत लिख दिया, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है ना। और ये समय बराबर तो होता है साथियों क्या, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी के नीचे आएगा, वही तो मैं कहूं साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूरी कितनी है साथियों, समय निकालने की कोशिश करें तो दूरी कितनी है, दूरी 30 है और चाल कितनी है, 10 की स्पीड से जा रहा है। तो मैं कहूंगा समय कितना निकलेगा, समय आपका 3 घंटे निकलेगा। और 3 घंटे कौन से ऑप्शन में है, तो 3 घंटे आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर समान समांतर के बीच स्थित हैं, उनका क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दो समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज समान आधार है उनके, समान समांतर के बीच स्थित है। तो मैं कहूंगा उनका क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होना चाहिए, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कहने के एक परीक्षा में 42 छात्रों के औसत अंक 64 थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब अगर हम निकालने की कोशिश करें, एक परीक्षा में 42 छात्र थे और इनका औसत अंक कितने थे, 64 थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 42 छात्रों के कुल मिला के अंक कितने थे, तो 42 की गुणा आपको 64 से करना पड़ेगी। तो 64 की गुणा साथियों हम 42 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और साथियों यहां पर 25 आ जाएगा। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये साथियों 6 आ गया, 2 आगे, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं साथियों 2688 ये क्या हो जाएगा, ये साथियों 42 छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा, 42 छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2688। अच्छा उसके बाद कहने के बाद में ये पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 64 42 26 की जगह पर 26 के बजाय 72 58 44 ले लिए गए। यानी कि गलती से क्या साथियों 64 42 26 के बजाय, ठीक है, इतने ले लिए गए, यानी कि लेना थे इतने और ले लिए गए इतने। तो अगर हम देखें 64 42 26 का योग क्या होगा साथियों, 64 42 26 का योग क्या होगा, जरा देखिए, ये आपका 10 हो जाएगा, 12 आ गया, ये आपका 10 आ गया, 11 12 13, यानी कि 132 आपका हो गया। इतनी बात क्लियर है, क्या ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कह रहेंगे साथियों देखिए 64 42 26 की अगर बात करें, ये आपका 6 हो गया, 12 हो गया, ये आपका 10 11 12 13, अच्छा ये आपका कितना हो गया 132 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख लिया 132। उसके बाद कह रहे हैं कि जरा इसको देखिए 72 58 44, और अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, इसको मैं प्लस कर लूं। 72 58 44 की अगर बात करें तो ये कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया 8 और ये 13 हो गया, 14 15 16 17, यानी कि 174 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 3 छात्रों के अंक गलती से, यानी कि 132 के बजाय, क्या 132 के बजाय हमने कितना काउंट कर लिया, हमने 174 ले लिया, यानी कि कितना हमने अधिक ले लिया। तो जब अगर 174 में से 132 को घटाओगे तो साथियों 42 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 42 आएगा, यानी कि 42 नंबर हमने अधिक ले लिए, 42 नंबर हमने ज्यादा ले लिए गलती से। अब ये ना देखो इतने टोटल हमने करा लिया, 42 नंबर अधिक ले लिए, यानी कि इसमें आपको 42 घटाना है क्योंकि 42 नंबर इसमें एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं। तो जब साथियों 2688 में से 42 घटाएंगे तो साथियों कितना आपका आ जाएगा, 2688 में से 42 घटाएंगे साथियों तो 6 4 6 2, यानी कि 2646 आपका आ जाएगा। अच्छा नंबर तो उतने ही है, 42 नंबर तो साथियों यहां पर उतने ही है, बस अब आपको इसको साथियों कैलकुलेट करना और आपका आंसर जो है ना वो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि औसत पूछा गया है तो सही योग जो बना है वो 2646 बना है और टोटल बच्चे कितने थे 42 छात्र थे। तो इसको अगर कट करें 6 से कट होगा, देखिए जरा हो जाएगा 6 संग 36 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, और 6 कम 6 हो जाएगा। इसको जरा कट कीजिए 7 से, 7 सत्ते 49 तो ज्यादा हो गया, 7 छंग 42 हो गया, 2 चला गया, 7 21 हो गया। मैं कहूंगा 63 इनका औसत आ जाएगा और 63 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात कितना है। लंबाई की अगर बात करें, लंबाई का अनुपात 6:5 है और उनकी चालों का अनुपात, चालों की अगर बात करें तो चालों का अनुपात कितना है 3:2 है। तो एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि समय का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम इसको लंबाई की जगह दूरी मान लें
और चाल मान ले तो समय बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है साथियों दूरी बटे चाल। ठीक है, तो थोड़ा सा साथियों ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम साथियों यहां पर समय की बात करें तो दो समय आ जाएंगे, एक तो इसका समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गया, और एक दूसरे वाले का आ जाएगा 5/2, ये इसका आ गया। इसको अगर कट करें 3 दुना, ठीक है, कितना हो गया साथियों 3 दुना आपका हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें साथियों, ये आपका कितना आ जाएगा, ये तो साथियों 2.5 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका साथियों 2.5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करिए, या आप साथियों एक काम ये करिए, एक काम ये करके इसको ऐसे ना कट करके इसको गुणा करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 दुना 12 हो गया, और साथियों ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, 3 से कट करें 3 चौक 12 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया, तो 4:5 उनके समों का अनुपात निकलेगा। 4:5 कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कभी भी अगर आपके सामने साथियों डेटा है, डेटा मतलब ये जो लिखा हुआ है, तो 26, 32, 26, 28, 26, 24, 31, 24 का बहुलक आपसे पूछे, यानी कि बहुत सारे अलग अलग आपको नंबर दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि इनका बहुलक क्या हो सकता है। तो बहुलक पता क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। क्या? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो मैं कहूंगा यहां पर तो मुझे जो 26 लग रहा है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है 3 बार है 26। 24 की बात करें 1 2, ठीक है 24 2 ही बार है, तो मैं कहूंगा 26 यहां पर आया है अधिकतम बार। 1 2 3 बार आया है, तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि 6/6 क्या? 6/6 गुणा 9 + 6 -9 गुणा 6 -6 + 6 गुणा 9, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 6/6 है ना, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों? इसकी जगह पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 आ जाएगा साथियों। तो मैं कहूंगा यहां पर 9 आ गया, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर 6 - 9 × 45, 9 छंग कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा साथियों? -6 प्लस 9 × 45, 9 छंग 54, यहां पर 54 आ गया, तो प्लस का 54 माइनस का 54 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद साथियों ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 9 बचा, तो 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के कक्षा में कुल मिला के जो लड़के और लड़कियां हैं ना वो 60 है। ठीक है, मतलब 60 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो कुल 60 लड़कियां और लड़कियां हैं। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, देखिए कुल मिला के लड़के लड़कियां कितनी हैं, इनका योग 60 है। तो अगर क्या मान लीजिए लड़के ये हो गए, लड़कियां ये हो गई, यानी कि 2x ये हो गया और 3x ये हो गया, टोटल मिला के साथियों ये 5x हो गया। क्या 5x बराबर 60 आ सकता है? मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल कट हो सकता है। 5/60/5 हो जाएगी, ये कटेगा तो 12 आएगा। प्रॉपर यानी कि x का मान हमें प्रॉपर मिल चुका है 12। अगर हम साथियों इसकी बात करें तो 1x 3x यानी कि 4x बराबर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका भी प्रॉपर आंसर आपका आ जाएगा। 4 से कट करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर कुछ मान आया है। अगर मान पॉइंट में आएगा तो वो प्रतिनिधित्व नहीं करता होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद इसको अगर कट करें साथियों 6x और 1x यानी कि 7x बराबर 60, क्या 7x बराबर 60 कट सकता है? 60/7 कटेगा, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, तो यही तो हमें नहीं चाहिए है। तो इनमें से कौन सा अनुपात प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ये वाला नहीं करता है, बाकी ये भी कट हो जाएगा। 10x बराबर 60 तो बहुत आराम से कट हो जाएगा। खैर अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यह समान ब्याज दर पर खुद से 4 गुनी कब हो जाएगी? कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? 24 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, या साथियों 40 वर्ष में? कभी भी अगर इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आए, कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई धनराशि इतने वर्षों में इतनी गुना हो जाती है, तो ये समान ब्याज दर पर खुद के इतनी गुना कितने समय में हो जाएगी? आपको साथियों ऐसे बनाना, बस इतना सा काम हो गया। कहने के साथियों 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि पहले कभी को 1 गुनी होगी, फिर 2 गुनी हो गई। कितने वर्षों में? 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में साथियों अपनी की 2 गुनी हो गई। कहने कि अपनी की 4 गुनी कब होगी? तो अगले 10 वर्षों में इसकी 2 गुनी हो जाएगी। अरे भाई अभी 10 वर्षों में इसकी 1 की 2 गुनी हुई, फिर इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो गई।
4 गुनी होगी। कितने वर्षों में? 10 वर्ष प्लस 10 वर्ष यानी कि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ये सातों ट्रिक से मैंने आपको बताया, तो 20 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में, तो इस चैनल को सेव करके रख लीजिए, और इस चैनल पे जो भी वीडियो डेली आए उसको जरूर देखा करिए। हर एक पूरी क्लास को देखा करिए। आधी अधूरी क्लास में साथियों फिर मसला आपका बनेगा नहीं साथियों, पूरी तरीके से सिलेक्शन आपका हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो साथियों मैंने आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, 20 साथियों सेट तैयार करवाए हैं। 20 सेट में साथियों सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, जीएस के 20 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और साथियों मैथ के होंगे। मैं कहूंगा साथियों ये पूरी फरवरी 2024 की शिफ्ट है, 20 शिफ्ट है, इनका सॉल्यूशन है। और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, पूरे 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, उसको साथियों एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।